गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बजट के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। और ये वाली वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ ये बजट का चैप्टर, गवर्नमेंट बजट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो हम अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म करके जो कि है टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, हमारे पास देखो बजट में ना मेन दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है बैलेंस बजट एंड सेकंड होता है हमारे पास अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है हमारे पास जिसमें हमारे की वो जो रिसीट्स होती है और जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, और जिस बजट में हमारा रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होते उससे हम कहते हैं अनबैलेंस बजट। ठीक है, तो देखो इसमें देखो बैलेंस बजट इज इक्वल्स टू रिसीट्स, बैलेंस बजट इज इक्वल्स टू रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। यानी कि बैलेंस बजट क्या होता है जिसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल है, अनबैलेंस में नहीं है। आगे देखो हमारे पास बैलेंस बजट तो हमारे पास यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो अनबैलेंस बजट होता है उसके हमारे पास आगे दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अनबैलेंस बजट के टाइप्स देखो हमारे पास क्या क्या होता है। एक होता है हमारे पास डेफिसिट बजट एंड सेकंड होता है सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है, डेफिसिट मतलब आपको नाम से समझ आ होगा कमी, ठीक है। सरप्लस मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो डेफिसिट का मतलब होता है हमारे पास ऐसा बजट जिसमें हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जितनी रिसीट्स है। यानी कि गवर्नमेंट की जितनी इनकम नहीं आ रही, जितना वो रिसीट्स नहीं आ रही उसके पास, उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, वो होता है हमारे पास डेफिसिट बजट। और सरप्लस बजट होता है हमारे पास कि गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। यानी कि जितनी गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर आ रहा है, उस एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट जितना, उससे कई ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आ रही है। ठीक है, तो अनबैलेंस बजट के ये दो टाइप्स हो गए। ठीक है, और यही दो टाइप्स में ये जो पहला डेफिसिट बजट है हमारे पास मेन टाइप है, क्योंकि इस डेफिसिट बजट के भी आगे 3 टाइप्स होते हैं। देखो एक बार फिर से सुनो, बजट के मेन 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड, सेकंड होता है हमारे पास अनबैलेंस्ड। बैलेंस सिंपल है जिसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं। अनबैलेंस जिसमें रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ अनबैलेंस बजट हो गया हमारे पास। बैलेंस बजट का कोई टाइप नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल है तो क्या ही होगा। ठीक है, आगे देखो अनबैलेंस बजट के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, डेफिसिट और सरप्लस। ठीक है, सरप्लस वो होता है जिसमें रिसीट्स ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, और डेफिसिट वो है जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट्स कम है। आगे देखो हमारे पास इस डेफिसिट के ना 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। आगे देखो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डेफिसिट के हमारे पास आगे 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड होता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। यानी कि देखो हमारे पास जो सरप्लस डेफिसिट है बजट है उसका कोई हमारे पास टाइप नहीं है। हमारे पास डेफिसिट बजट के 3 टाइप्स है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, और यही 3 टाइप्स इसके सबसे मेन टाइप्स है। तो हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स में पढ़ा था, तो मैंने आपको जब बताया था रेवेन्यू का मतलब वो होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें होती है जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ से उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज से कोई रिलेशन नहीं होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए जो होती है वो। ठीक है, तो देखो हमें अगर रेवेन्यू डेफिसिट देखना है तो वो कौन सा डेफिसिट होता है, वो उस टाइप का डेफिसिट होता है जिस डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसा डेफिसिट जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोज़ में बताया है, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अब देखो इसके वजह से हमारे पास क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या हो सकता है। देखो जब गवर्नमेंट को दिख रहा है कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि डे टू डे एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा हो रहा है, डे टू डे इनकम उसकी कम आ रही है, गवर्नमेंट की कम आ रही है, कि वो क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी अपना इन दोनों को इक्वल लाने के लिए, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कम करेगी।
या तो वो ये कोशिश करेगी कि एक्सपेंडिचर कम हो जाए जिससे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट इक्वल हो जाए, या फिर वो कोशिश करेगी कि उनकी रिसीट्स किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए जिससे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट इक्वल हो जाए। तो पहली चीज़ वो क्या कर सकती है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है। सेकंड क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो एसेट्स है उसे बेच देना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, किसी एसेट्स में पैसा लगाना, किसी चीज़ में पैसा लगाना, उसमें आपका पैसा जाता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपके पास एसेट्स है उसे बेच देना, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करके क्या मिल जाएगा गवर्नमेंट को, पैसे मिलेंगे उनको, ठीक है। जो पैसे मिलेंगे उसे, तो उससे यानी कि उनकी रिसीट्स ज़्यादा होगी, रिसीट्स ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट्स इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ ये कर सकती है, तीसरी चीज़ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रिसोर्स को बोरिंग, यानी कि गवर्नमेंट और वो से, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, या फिर पब्लिक हो, 3 जगह से गवर्नमेंट लोन ले सकती है, ठीक है। पब्लिक से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अपनी जो, जैसे मान लो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया से बाहर की जो कंट्री है उनकी गवर्नमेंट से, या फिर आरबीआई से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकती है गवर्नमेंट। इन 3 जगह से लोन ले सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी बोरिंग्स इंक्रीज कर देगी, यानी कि बोरिंग्स इंक्रीज करके क्या होगा, उसके पास, गवर्नमेंट के पास क्या होगा, रिसीट ज़्यादा होगी, यानी कि उनके पास पैसा आएगा, ठीक है। आएगा तो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स बैलेंस होंगे, ठीक है। ये तो क्या हमारा पहला रेवेन्यू डेफिसिट। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या आता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा का रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा है, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन करो, इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीट से ज़्यादा हो रहा है। अदर देन बोरिंग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो टोटल रिसीट्स है, रिसीट्स में बोरिंग्स भी आके, यानी कि गवर्नमेंट बोरो करेगी, किसी से लोन लेगी तो उसके पास, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एक हिसाब से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारे बोरिंग्स के, हमारे से मतलब गवर्नमेंट की बोरिंग से। अब ये बोरिंग गवर्नमेंट की आरबीआई से भी हो सकती है, जनरल पब्लिक से भी हो सकती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हो सकती है, ROW, ठीक है। पहला तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट को हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं बोरिंग्स, ठीक है। और नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास टोटल रिसीट से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं बोरिंग्स, अगर उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट अदर देन बोरिंग्स, जिसमें कि हमारे पास बोरिंग्स इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरिंग्स होता है, ठीक है। अब देखो इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारे पास इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन का मतलब आपके पास होता है जनरल जो प्राइस लेवल है उसका इंक्रीज, उसमें इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब हो गया आपके पास, देखो अगर गवर्नमेंट की ये फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स होती है, ठीक है। तो देखो अगर गवर्नमेंट की बोरिंग्स इंक्रीज होगी तो जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब लोग वो पैसा खर्च ज़्यादा करेंगे मार्केट में, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन वो कम हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या करेंगे, अपना जो प्राइस है प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, वो लोग प्राइस इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि लोग थोड़ा सा वो चीज़ें कम खरीदें, ठीक है। तो इससे लॉग फिर के हो क्या रहा है, बोरिंग्स इंक्रीज होने से, गवर्नमेंट की बोरिंग्स इंक्रीज होने से जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखो बोरिंग्स इंक्रीज होगी मार्केट में, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। अब इस ज़्यादा खर्च, जो ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है, ज़्यादा डिमांड को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो प्राइस बढ़ाएंगे, चीज़ों का प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है। अब वो चीज़ों का प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग जाके थोड़ी चीज़ें कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, हमारे पास गवर्नमेंट की बोरिंग्स इंक्रीज होने से हमारे पास जो जनरल प्राइस लेवल है, यानी कि हमारे पास महंगाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सेकंड देखो, नेशनल डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। बोरिंग्स क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बोरिंग्स है, ठीक है। तो ज़्यादा बोरिंग्स होने की वजह से जो हमारे पास जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हमारे पास ज़्यादा डेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनके लिए ज़्यादा बोरिंग्स हो रही है, ठीक है। लो GDP। एक बात बताओ, जब किसी कंट्री की गवर्नमेंट को बोरिंग्स लेनी पड़ रही है, यानी कि उधार लेना पड़ रहा है, तो क्या मतलब हुआ उसका,
यानी उस कंट्री की जो जीडीपी है, यानी कि खुद की जो जीडीपी है वो कम है, जब भी तो उससे बोरिंग्स लेनी पड़ रही है, ठीक है। उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो उनकी इनकम है, जो भी चीज़ उनकी वो कम हो रही है, ठीक है, जब भी तो उन्हें बोरिंग्स लेनी पड़ रही है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट और उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस। हमारे पास लास्ट टेस्ट में प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट देखो क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस बाय इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि कंट्री की, मान लो किसी कंट्री की जो हमारे पास बोरिंग्स है वो 200 रुपये है, ठीक है। अब उस 200 रुपये पे, ठीक है, ये तो उधार है जो लायबिलिटी हो गई कंट्री की गवर्नमेंट की, ठीक है। इस 200 रुपये पे 50 रुपये का आपका लोन है, सॉरी इंटरेस्ट है, यानी कि इस बोरिंग्स पे 50 रुपये का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो 150 रुपीज़ बचे, ये 150 आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये 150 आपके क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो यही हमारे पास 3 टाइप के डेफिसिट होते हैं। अब देखो आप एक बार शॉर्ट में देख के, हम शुरू से देखते हैं एक बार क्या होता है इसमें। टाइप्स ऑफ बजट मीन दो होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस का मतलब होता है जिसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस का मतलब होता है जिसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस में हमारे पास दो आते हैं, अनबैलेंस में ये दो आते हैं, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। डेफिसिट का मतलब कमी होती है, सरप्लस का मतलब ज़्यादा होता है। कमी कब होगी, जब आपकी जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा और जो आपकी इनकम है वो कम होगी। और सरप्लस कब होता है, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, यानी कि गवर्नमेंट की रिसीट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है। अब देखो ये जो डेफिसिट बजट है इसके भी आगे 3 होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू का मैंने क्या बताया, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट से। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है टोटल रिसीट से, अदर देन बोरिंग्स। उन टोटल रिसीट्स में हम बोरिंग्स इंक्लूड नहीं करके, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट खुद एक बोरिंग होती है, ठीक है, यानी कि उधार होता है। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, अगर आपकी जो बोरिंग्स है वो 200 रुपये एग्जाम्पल के लिए, तो अगर उसमें आपको 50 रुपये इंटरेस्ट पे करना है, तो जो वो 150 रुपीज़ बचा, वो 150 आपकी कहलाती है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका ये चैप्टर गवर्नमेंट बजट भी ख़त्म। अब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस एक चैप्टर बचा है, जो कि आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग भी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे अपनी, छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग ख़त्म करने के बाद हम अपना करेंगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के MCQs की एक वीडियो आएगी, ठीक है। और इस संडे में लाइव आऊँगी, तो अब मैं टाइमिंग्स आपको शायद कल की वीडियो में बता दूँगी। कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे है, कल मैं कल की वीडियो में आपको बता दूँगी टाइमिंग्स की, लाइव के संडे के मेरे पे टाइमिंग्स क्या होंगे, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी।